प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। नमस्कार श्रोताओं, आज के इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेंद्र। कार्यक्रम खास इसलिए है कि आज हम इसमें बहुत खास लोगों की बातें करेंगे, ऐसे लोगों की जो फिल्मों के तो नायक नहीं हैं, लेकिन सच्चे मायनों में यही हमारे हीरो हैं। ये इस देश के नायक हैं क्योंकि ये हमारे वीर सिपाही हैं जो हमारे लिए जीते हैं और हमारे लिए ही अपनी जान तक दे देते हैं। सभी के पास एक आंतरिक शक्ति है। जो इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसके पास एक ताकत है। बस उस ताकत को पहचानने की, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करने की ज़रूरत है। अगर एक इंसान अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर लेता है, एक डिटर्मिनेशन कर लेता है कि मुझे ये करना है, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है। और मोटिवेशन तो वो ताकत होती है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी काम को पूरा करने के लिए वो हमेशा प्रेरित करती रहती है। इससे बड़ा और मोटिवेशनल हो ही नहीं सकता कि हम तो ऐसी पावन मिट्टी, हिंदुस्तान की मिट्टी में हमने जन्म लिया है, जो वीर और वीरांगनाओं ने अपने खून से सींचा है। इसको ऋषि मुनियों की मिट्टी है ये। इससे बड़ी और ताकत, इससे बड़ा और मोटिवेशनल हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। ये सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव हैं, हमारे कारगिल हीरो, जिन्हें कारगिल के युद्ध में उनके असाधारण पराक्रम और वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का यह कार्यक्रम खास क्यों है, क्योंकि आज हम सुनेंगे कारगिल की कहानी अपने वीरों की जुबानी। दोस्तों, सन 1999 वो साल था जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत पाकिस्तान के बीच आपसी संबंधों को सुधारने के अनेक प्रयास किए थे। फरवरी माह में स्वयं अटल जी एक बड़े डेलीगेशन के साथ लाहौर भी गए, जहां दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। लेकिन शांति और समृद्धि शायद हमारे पड़ोसी देश के संस्कारों में ही नहीं है। मई का महीना आते आते पाकिस्तान की फौज ने जम्मू कश्मीर के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में धीरे धीरे अपने नापाक इरादों के बीज बोने शुरू कर दिए, ताकि वे उस क्षेत्र में स्थित उन स्थानों पर कब्जा कर सकें जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी हमारे कारगिल वॉर के नायकों में से एक हैं, जो 13 जैकलिफ के सीईओ के रूप में उस समय फ्रंट पर थे। ये एक मानी हुई बात है कि भारत के अच्छे इरादों के बावजूद पाकिस्तान ने ये घुसपैठ की और हमारे इलाकों को एलसी पार करके ऑक्यूपाई किया और हमारे पीठ पे वार किया। जब उन्होंने ये घुसपैठ की तो उन्होंने एलसी को क्रॉस किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एलसी एक्चुअली इज इनवायबल, क्योंकि हमने शिमला एग्रीमेंट साइन किया है, उसने सारे एलसी के जो लैंडमार्क्स हैं वो हमने साइन किए हैं दोनों तरफ के आर्मीज ने। तो एलसी वाज एक्चुअली इनवायबल। और इस इलाके में बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ टेरेन, दोनों तरफ जो थे हमारे विंटर वेकेटेड पोस्ट थे। पाकिस्तान आर्मी भी, इंडियन आर्मी भी विंटर्स में जो मुश्किल पोस्ट थी, जहाँ पे कि बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है और वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है, विंटर में इसको वेकेट कर देते थे। जैसे ही हमको ये पता चला कि पाकिस्तान ने जो अपने रेगुलर्स को भेज के मशको वैली, द्रास, कारगिल, बटालिक और तुर्तक के इलाके में इन डोमिनेटिंग हाइट्स को ऑक्यूपाई किया और हमें इसका पूरा ज्ञात हुआ। फिर इंडियन आर्मी ने मोबिलाइज किया, एडिशनल फोर्सेज यहाँ पे इंडक्ट किए गए, डिटेल प्लान बनाए गए। हमने कोई जल्दी नहीं की, पूरे डिटेल प्लान बनाए गए, फायर पावर बिल्डअप किया गया, आर्टिलरी को बिल्डअप किया गया। दोस्तों, एलओसी फिल्म तो आपको जरूर याद होगी। कारगिल के पूरे संघर्ष को जेपी दत्ता साहब ने इस फिल्म में प्रभावशाली ढंग से पिरोया था। उस फिल्म में लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी का किरदार निभाया था संजय दत्त ने, सीईओ 13 जैकलाइफ के रूप में। Sir, Colonel. So, the boys of 13 Jackliffe are here. At ease, gentlemen. I was expecting you, Colonel. वैसे आपकी तारीफ और शोहरत तो आपके आगे आगे चल रही है, और हमारी फौज में तो लोग कहने लगे हैं, इफ यू वांट टू नो यू जस्ट आस्क जो। जो भी पूछना है जोशी से पूछो। यू आर एम्बैरेसिंग मी सर, शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे। नो जो, नो जोशी सर, सिर्फ एक ही नाम है,
तोलुलिंग। We know that, Colonel. नेशनल हाईवे नंबर 1 सर, हमारी लाइफलाइन है और उसे बचाने के लिए तोलुलिंग से दुश्मनों को निकालना बहुत जरूरी है सर। In fact, 18 grenadiers उस पर 4 अटेम्प्ट कर चुके हैं, but unfortunately they have failed. वो इसलिए सर, लेट्स गिव देम द ड्यूज। ना उन्हें एक्लेमेटाइजेशन के लिए वक्त मिला है, ना आरटी सपोर्ट था, ना उन्हें इंफॉर्मेशन थी दुश्मनों की ताकत का। उन्हें रिहर्सल के लिए भी वक्त नहीं मिला था सर। बट योर बटालियन सर, उन्हें एक्लेमेटाइजेशन के लिए वक्त मिला है और आरटी सपोर्ट भी मिली है। I understand you, Colonel. लेकिन हमें आरटी सपोर्ट मिले ना मिले, एक्लेमेटाइजेशन के लिए वक्त हो ना हो, राजपूताना राइफल्स तोलोलिंग पर कब्जा करके रहेगी। And you know why, Colonel? क्योंकि हार और फेलियर जैसे शब्द ना राजरिफ की हिस्ट्री में है, ना उसके डिक्शनरी में। भगवान करे ऐसा हो सर, लेकिन अगर यह काम आपसे ना हो सके तो यह काम 13 जैक राइफल्स को करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, these are the orders from the headquarters. Don't worry, Colonel. Victory and glory will be ours. I'm sure sir. One word sir, मुझे गलत मत समझिएगा। हर जीत को हासिल करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। जाने जाएंगी सर, try and keep the count low. क्योंकि जब भी हमारी फौज का कोई बच्चा शहीद होता है, वो अपने साथ मेरी जिंदगी के कुछ पल ले जाता है सर। You're a sentimental man, Colonel. That's me, sir. Joe. All the best, Colonel. Thank you, sir. दोस्तों, कारगिल की कहानी किसी फिल्म की कहानी नहीं है, पर यह कहानी जाने कितनी ही फिल्मों के लिए प्रेरणा बन सकती है, बनी भी है। लेकिन आज तो हम बात कर रहे हैं उस कहानी की जो पड़ोसी देश के नापाक इरादों से रेंगते हुए कारगिल और सियाचिन की दुर्गम और अजीय चोटियों और क्षेत्रों तक पहुंची थी। दरअसल इसकी तैयारी तो पाक सेना गुपचुप तरीके से महीनों से कर रही थी। उन्होंने धीरे धीरे भारतीय सीमा क्षेत्र में घुसकर ऊंचे स्थानों पर अपने पांव पसारने शुरू कर दिए, बंकर और मोर्चे बनाने लगे। ये सब कुछ एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की नीयत से हो रहा था। लेकिन 8 मई को उसके नापाक इरादों की भनक भारतीय सेना तक पहुंची। अब यह खबर भारतीय सेना तक कैसे पहुंची, ये भी एक बहुत रोचक कहानी है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि उस क्षेत्र में हर रोज कई चरवाहे अपने पालतू मवेशियों को चराने निकलते थे और चलते चलते बहुत दूर तक भी पहुंच जाते थे। उन्हीं में से एक थे ताशी नामग्याल, जिनका याक झुंड से अलग होकर किसी दूसरी दिशा में निकल गया था और वे उसे ढूंढते ढूंढते उस दिशा में पहुंच गए जहां पाकिस्तानी सेना के घुसपैठिए पत्थरों से अपने लिए बंकर्स और मोर्चे बना रहे थे। मेरा नाम ताशी नामग्याल सर, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। तो हम 99 मई तो मेरा एक याक गुम हुआ था, उस याक को ढूंढने के लिए गया था मैं। तो अचानक से हमें ऊपर जो हमारे एक बंजू टोप है, वहाँ 6 बंदे नजर आए मेरे को, पाकिस्तानी बंदे। बहुत दूर में था, मेरे पास बिनोकुलर था। तो मैं याक ढूंढने गया तो वो लोग नजर आए। तो मैं कम से कम वहाँ 5-10 मिनट इनके लिए थोड़ा चेक करके बैठा। तो वही हरकत कर रहा था, पत्थर ढूंढ रहा था, बड़ा भर रहा था। फिर मैं हैरान हो गया, कौन अपना बंदे तो गया नहीं ऊपर। फिर मैं पैर के निशाना देखा तो कोई पैर के निशाना भी नहीं। फिर मैं वापस आया सर। वापस आके हमारे यहाँ झारखंड जो एक नाला है, वहाँ सूर्य नाला जाने के बीच में, वहाँ कोई पंजाब का 4-5 बंदे बेचता था। उस घाट कमांडर को बताया मैंने। घाट कमांडर का नाम हवलदार बलविंदर सिंह था उसका नाम। फिर शाम को कम से कम 8 बजे हवलदार बलविंदर सिंह मेरे पास आता है, तू कहीं जाएगा नहीं, अफसर लोग आपसे मिलना था, आपसे पूछने के लिए आता, आपने ये रिपोर्ट दिया। तो बोला ठीक है बोल के मैं घर में बैठा था। तो तकरीबन 8 बजे के बाद फिर आया। तो सुबह 5 बजे आपके पास जुंगा आने वाला, आप बटा ली जाएगा, सबको बताना जैसे आपने किया वो बोल देना बोल के बताया। तो ठीक है। फिर शाम को 6 बजे हमको बटा ली गई है सर। फिर तीसरा दिन हम यलदूर गए सब उनको एम्बूस करने के लिए। यलदूर जाने था तो फिर वहाँ पूरा पहाड़ भरा हुआ था, पाकिस्तानी फौज एरियल खड़ा करके। फिर मेरे को पहले देखा, फिर मैंने जवानों को देखा सब वहाँ तो फिर भी बंदा है बोल के। फिर तब मैं वहाँ जब उनको बता दिया तो फिर उन्होंने चेक किया
तो हमने रिपोर्ट देने के बाद 8 दिन में लड़ाई शुरू हो गया सर। 8 दिन में लड़ाई शुरू हो गया। हमारे 3 पंजाब यूनिट को उन्होंने अल्टी फेर करके पूरे घेरे में डाला पाकिस्तान लोग ने। ताशी नामग्याल जैसे स्थानीय नागरिकों की बुद्धिमत्ता और सजगता का परिणाम था कि भारतीय सेना तक ये समाचार समय रहते पहुंचा और हमारी सेना ने उस पर तुरंत कार्रवाई भी आरंभ की। लेकिन वैसे दुर्गम इलाके में जहां दुश्मन ऊंचाई पर था और हम ठीक उसके निशाने पर, ऐसे में हमारे जवानों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और शुरुआती दौर में बहुत सारी जानें भी गंवानी पड़ी। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी बताते हैं, पाकिस्तान ने जब घुसपैठ की तो पूरी तैयारी करके आया था, ऑटोमेटिक्स के लिहाज से, आर्टिलरी सपोर्ट के लिहाज से और लॉजिस्टिक्स के लिहाज से। और वैसे भी माउंटेन वॉरफेयर में द माउंटेन्स इज वेल नोन दैट दे फेवर द डिफेंडर, क्योंकि जो भी ऊपर बैठा हुआ है और डिफेंसेस लिए हुए हैं तो वो जो हमलावर ट्रूप्स हैं उसके ऊपर हावी होता है, क्योंकि माउंटेन्स में अप्रोचेस आर वेरी लिमिटेड। कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिसके ऊपर हम हमला कर सकते हैं, वो उसको भी पता है, हमको भी पता है। और उन लिमिटेड अप्रोचेस के ऊपर उसने ऑटोमेटिक्स लगाए हुए थे अपने, और प्लस खड़ी चढ़ाई कि ये पहाड़ियां इतनी मुश्किल थी कि अगर दुश्मन वहां पर मौजूद नहीं भी है तो भी उनको नॉर्मल चढ़ना ये बहुत मुश्किल था। रात के वक्त टेम्परेचर वेरी लो, ऑल द चैलेंजेस। मेरे जवानों, हुक्म मिला है कि तोलोलिंग पहाड़ी जो हमारा अपना हिस्सा है, जहां पर हमारी अपनी पोस्ट भी है, दुश्मन ने उस पर कब्जा कर लिया है। वहां से वो नेशनल हाईवे 1 पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। हमारी कॉन्वॉय की हर मूवमेंट को वो देख रहा है और उस पर नजर भी रख रहा है। हमें दुश्मन को बाहर भगाना बहुत जरूरी है। हमें उन पर हमला करना है। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। जब हमको टास्क मिला फोर्ट 75 कैप्चर करने के लिए, तो 4 जुलाई को हमने इसके ऊपर हमला किया। रात का फायदा उठाते हुए हमने अपनी चढ़ाई शुरू की विद द आर्टी सपोर्ट। लेकिन टेरेन मुश्किल होने की वजह से, जैसे कि हमारी पढ़ाई में हमको सिखाया जाता है कि फर्स्ट लाइट से पहले हमने कब्जा करना है, वो इसमें नहीं हो पाया। तो जैसे ही डे लाइट हुई, सूरज की किरणें आई, तो हम तकरीबन 475 टॉप से 500 मीटर नीचे थे। और जैसे ही लाइट आई तो दुश्मन के जो ऑटोमेटिक्स थे उन्होंने हमारे ट्रुप्स के ऊपर, जो कि 500 मीटर तक पहुंच गए थे, इफेक्टिव फायर डालना शुरू कर दिया और हमारी कैजुअल्टीज होनी शुरू हो गई। तो इस समय पर हम थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में थे। तो यहाँ पर राइफलमैन संजय कुमार, जो असॉल्टिंग कंपनी थी उसका लीडिंग स्काउट था, उसने इनिशिएटिव लिया, बहादुरी दिखाई और अपनी छोटी सी टोली लेकर क्रॉल करता हुआ जो इलाका फ्लैट टॉप था 475 के ऊपर, जो हमारा उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव था, उसके ऊपर उसने असॉल्ट किया। क्रॉल करते हुए नजदीक पहुंचा, ऑटोमेटिक फायर आ रहा है, दिन का समय है, उसके बहादुरी को समझिए। और वेरी डिफिकल्ट टेरेन, स्टीप स्लोप पर वो पहुंचा और उसने अपने हाथों से जो ऑटोमेटिक फायर कर रही थी नीचे से जाकर उसको बाहर की, और जो संगर था उसके ऊपर अपनी टोली के साथ असॉल्ट किया। इस दौरान he was badly injured. Over 5-6 bullets, on his left side, elbow and his leg, badly injured, पर उसने हार नहीं मानी और उसने असॉल्ट किया और इस संगर को कैप्चर कर लिया। वहाँ पर हम ये कोई नहीं सोचते हैं कि आगे से गोलियां आ रही हैं, हमला करेंगे तो मर जाएंगे। If that thought is in your mind, then you can never succeed. तो इस जज्बे से, इस जुनून से पलटन पूरी काम कर रही थी और कैजुअल्टीज हो रही थी। There were personal loss, very difficult, लेकिन इससे पलटन का जो मोराल था वो कभी डाउन नहीं आया, because we had to capture, it had to be done, and we did it. कारगिल की इस लड़ाई में द बैटल ऑफ तोलोलिंग यानी तोलोलिंग का युद्ध अपनी खास जगह रखता है, क्योंकि तोलोलिंग की पहाड़ी से दुश्मन NH1 यानी श्रीनगर लेह राजमार्ग पर अपनी निगरानी रख सकता था और अटैक भी कर सकता था। तोलोलिंग को कब्जे में लिए बिना भारतीय फौज का आगे बढ़ना मुश्किल था, इसीलिए सबसे पहले उसे कब्जे में लेना जरूरी था। लगभग 3 हफ्ते का समय लगा तोलोलिंग को अपने नियंत्रण में लेने में, और भारतीय सेना को इसके लिए बहुत बलिदान भी देना पड़ा। This is Colonel Ravindran. Over. Come in, Colonel Ravi. Over. Sir, second Raj Riff is on Tololing top. Tololing पर हमारी जीत पूरी हो चुकी है सर। Tololing पर तिरंगा लहरा रहा है सर। Over. Congratulations, Colonel Ravi. Your battalion has done a great job. Thank you, sir. Over. What happened, Colonel Ravi? You are not happy? खुशी किस बात की सर? We have lost lots of officers and ranks. Over. How many men, Colonel Ravi? Sir, Major Vivek Gupta, Major Acharya, Captain Nemo, and Captain Vijay Thapar. Sir, तोलोलिंग की जीत का सहरा इन लोगों के सर पर है. It is close to impossible, sir. लेकिन इन लोगों ने जीता तोलोलिंग हमारे लिए. Colonel Ravi,
This is a turning point of the war. You and your boys have done a great job. We have paid heavy price to win Tololing. Over and out. Over and out, sir. भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! कारगिल युद्ध के दौरान ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा 192 माउंटेन ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे। उन्हें आदेश मिला टाइगर हिल को जैसे भी हो कब्जे में लेना है। ब्रिगेडियर बाजवा ने 18 ग्रेनेडियर्स और सिख रेजिमेंट की 8वीं बटालियन को यह जिम्मेदारी दी। 18 ग्रेनेडियर्स इससे पहले तोलोलिंग की लड़ाई में भी शामिल थी, जहां उसके 60 जवान शहीद हो गए थे। 8 सिख रेजिमेंट पहले से ही टाइगर हिल के चारों तरफ अपना बेस बना चुका था, लेकिन इस दौरान इसके भी लगभग 25 जवान अपना बलिदान दे चुके थे। जब मेरे को ये टास्क मिला और मैंने टाइगर हिल की तरफ देखा पहली बार, मेरे मुंह से मेरे एक ही चीज निकली, मेरे दिल से, कि देश सेवा बर मोहे इहे शुभ कर्मन ते कबहू ना डरूं और सो जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। वो निश्चय करना और जीत तभी होती है अगर आपका दृढ़ निश्चय किसी काम करने के लिए हो। जब टास्क मिला तो मैंने 18 ग्रेनेडियर्स को दाहिने तरफ से, जो कि बिल्कुल स्टीप था, नॉर्थ की तरफ से एक घातक प्लटून, जो कमांडो प्लटून को हम घातक प्लटून बोलते हैं, जिनका नेतृत्व कैप्टन बलवान का कर रहे थे, जिसमें कि योगेंद्र यादव, जिनको बाद में परमवीर चक्र मिला, इनके नेतृत्व में था। साथ में डेल्टा कंपनी थी ग्रेनेडियर्स की। 18 ग्रेनेडियर्स को पहले मैंने रात को चढ़ा दिया था आधा, पहली रात को। ये 3 जुलाई रात की बात है। सुबह 4 तारीख को 4 बजे, 4 जुलाई 99 4 बजे हमने ऊपर जाके टॉप जो है वो एक कमांडो प्लटून पहुंच के इनकी लड़ाई गुथम गुत्था हुई, जिसमें योगेंद्र यादव ने 4 ग्रेनेड्स लॉन्च करके, उसके लॉन्च करके और 2 बंकर कैप्चर किए और उनके 10 आदमियों को मारा। जब ये हुआ था तब मैंने जीओसी को बताया कि ये चीज़ ऐसे है, हमने फुट होल्ड ऊपर ले लिया है। मेरे को पता था कि अभी काउंटर अटैक आएगा हर हाल में। अभी मैं 50-60 आदमी जो हैं वो मैंने हट से के बाईं तरफ चढ़ा दिए ताकि जो वहाँ पर काउंटर अटैक ना आए। उन्होंने जाके सुबह के टाइम पर 5 तारीख को उधर पहुँच के, दोनों इंडिया गेट थी, एक छोटी सी कॉर पिकेट थी जिसका नाम हेलमेट था और एक रॉकी नॉब थी, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। वहाँ तक आदमी पहुँच के हमारे। ये कोई नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, बहुत बड़ी तादाद में अटैक दोबारा आया। एक हवलदार उस समय सिपाही था, उन्होंने बोला कि एक ट्रैक सूट वाला लंबा सा लड़का है और उसके साथ एक मोटा सा है जो कि लीड कर रहे हैं बार बार, और जब भी हम फायर करते हैं पीछे से पाकिस्तानी भाग जाते हैं, फिर उनको इकट्ठा करके लाते हैं। और जो खास तौर पे लंबे वाला ट्रैक सूट वाला है, मैंने उसको बोला कि ये ट्रैक सूट वाले को ही टारगेट करना है, तो ये मेरे को ऑफिसर लग रहा है। अब डू और डाई का सवाल पैदा हो गया। उनकी क्वालिटीज हो रही थी। मैंने सतपाल को बोला कि यही एक टाइम आया है आपका, हमारी इज्जत का, हमारे देश का, ये एक टर्निंग पॉइंट है और आपको निकल के बाद ये जो ट्रैक सूट डाला है लंबे वाला, इसको मारना होगा। 2 आदमी उसने लिए, बैनेट लगाया, उसने 3 आदमी को मारा और 10 गज से इनको शूट किया, जो है ये लंबे ट्रैक सूट वाला। जब भी अब इसको मारा तब से अटैक पिटर आउट हो गया और धीरे धीरे करके हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोबारा हमने सारा एरिया कैप्चर कर लिया। हमारी जीत हुई और टाइगर हिल हमारे कब्जे में पूरी तरह आ गया। सन 1999 के मई माह में सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव अपने घर आए थे बुलंदशहर अपनी शादी के लिए। एक दिन मुझे स्वप्न दिखाई दिया था कि जैसे कोई हमारे नेशनल फ्लैग को लेकर के भाग रहा है और हमारे देशवासी जो है उसको, जो सैनिक हैं उनको गोलियां मार रहे हैं, वो हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। इस तरह का एक स्वप्न दिखाई दिया। तो मैं घर में शेयर किया कि मैं इस तरह का जो है एक स्वप्न दिखाई दिया है, कुछ ना कुछ हुआ है। तो सभी बोले यार नहीं, तू कश्मीर में रहता है ना, वहाँ पे गोलियाँ चलाता रहता है, तो इस तरह से तेरे जो वो दिमाग में वही बैठा हुआ वही चीज़ है। लेकिन जब जम्मू पहुँचा तो वो जो स्वप्न दिखाई दिया वो बिल्कुल सच हुआ। क्योंकि जम्मू पहुँचते ही मुझे पता चल गया कि जो मेरी बटालियन जो कश्मीर वैली के अंदर थी उसको वहाँ से उठा करके द्रास सेक्टर में भेज दिया है। और यहाँ पर क्योंकि अनाउंस हुआ कि जो 18 ग्रेनेडियर्स के बंदे हैं वो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट जमा करें। उनकी यूनिट वहाँ से मूव करके वहाँ चली गई। उनको बंदों की बहुत ज़्यादा बड़ी आवश्यकता है। पूछताछ किया, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वहाँ पे जो ना वो चल रहा है। तो जैसे जैसे जानकारी मिली तो एक मेरा तो जो है दिली सपना था, आज वो सच हो रहा था। तो बहुत बड़े मेरे लिए
प्राउड की बात थी, एक खुशी की बात थी। मैं सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी कब यूनिट में पहुंचूं, लेकिन 2 दिन के बाद में जब यूनिट पहुंचा तो यूनिट जो है उस समय द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर लड़ाई लड़ रही थी। तो उसी दिन बटालियन का मूवमेंट हुआ तो एक हमारा जवान को हेड शूट हुआ था, उसकी डेड बॉडी नीचे की तरफ आ रही थी। जो एक हमारा फौज में एक संबंध होते हैं, आपसी संबंध, वो एक परिवार की तरह होते हैं। और परिवार में अगर किसी भी नुमाइंदे को कुछ चोट लगती है तो बाकी के परिवार के सदस्यों का खून खौल उठता है, वो जो लगाव है, अपनापन है। अभी जब हमने अपने साथी को देखा इस अवस्था में, अभी हमें लगा कि यार इसका बदला लेना है। तो उसी दिन हम 15 जवान छुट्टी काट करके गए थे। तो हमें एक साथ तो ऊपर भेजा नहीं, तो हमारी 2 कंपनियां, एक रिस से चढ़ी, 2 कंपनियां इस तरफ से चढ़ी, ताकि जो मल्टीपल अटैक हो सकें और हम दुश्मन की ताकत को बांट करके आसानी से कब्जा कर सकें। क्योंकि जो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ पे ये था कि टेररिस्ट हैं 4 या 5, जो शुरुआती इन्फॉर्मेशन थी। तो उसी इन्फॉर्मेशन में जो है इधर से चढ़ रही थी, तो इधर वाली जो पार्टियाँ थीं, 2 कंपनियाँ थीं, उनके पास फाइटिंग पोर्टर्स नहीं थे। तो हम सुबह 5:30 बजे चलते थे और रात को 2:30 बजे ऊपर पहुँचते थे, जिसमें दुश्मन की आर्टिलरी फायर कर रही है, मोटर्स फायर आ रही हैं, उनकी गन्स का फायर आ रहा है, मौसम बिल्कुल ख़राब है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें एक लगन लगी हुई थी कि जो ऊपर मेरा साथी बैठा है वो इसलिए फायर कर रहा है क्योंकि हम उसको अम्युनिशन दे रहे हैं, वो हमारे सीने को सेफ रख रहा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि उसकी पीठ को सेफ रखें। तो इसी उससे एम से हम जो है 22 दिन तक कंटिन्यू चले, और 22 दिन कंटिन्यू चलने वाले सिर्फ हम 3 जवान ऐसे थे जो लगातार चलते रहे। 22 दिन के अंदर हम तीनों जवानों की एक पहचान बनी कि ये तीनों जो जवान हैं इनका फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इनको एक अलग विशेष टुकड़ी के अंदर शामिल किया जाए। तो तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर 22 दिन में बाद 12 जून 1999 को बटालियन ने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खो करके 12 जून को पहली सफलता के रूप में तोलोलिंग पहाड़ी प्राप्त करी थी। तोलोलिंग की सफलता के बाद योगेंद्र यादव की घातक प्लाटून को द्रास सेक्टर में भेजा गया टाइगर हिल पर नियंत्रण के लिए। टाइगर हिल की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ वहां का मौसम भी भारतीय सिपाहियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल, उसका जो है एक और टास्क हमें मिला। तो बटालियन कमांडर ने बोला कि यार हमें एक और टास्क हिंदुस्तान की फ़ौज ने दिया है और ये हमें मौका है कि हमारे वो जो 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवान जो शहादत दी है उनका बदला लेने का हमें एक और मौका मिला है, तो हम उनका बदला लेंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने टाइगर हिल की पूरी प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद सभी को बताया कि इस प्रकार से हमने लड़ाई लड़नी है, ये काम करना है, अगर इस प्लान से हम चलेंगे तो हम सक्सेस मिल सकती है। तो उसमें घातक प्लाटून, ये सबसे पहले राइट साइड वाला जो रास्ता था बिल्कुल खड़ी चट्टान थी 90 डिग्री की, जिस पे चढ़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि उधर से दुश्मन बिल्कुल आश्वस्त होकर के बैठा था कि यहाँ से हिंदुस्तान की फ़ौज चढ़ करके हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकती है। हमें वही रास्ता चुना गया। फिर उस रास्ते पे चलने के लिए तो ज़रूरी था कि एक तो यंग जवान होने चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी, मौसम की मार थी। फिर अगर हम जल्दी से जल्दी उस रास्ते को कवर कर लेंगे तो हमें सक्सेस आसानी से मिल सकती है। फिर अगर हमारे सक्सेस अगर हम जल्दी उसको एरिया को कवर नहीं करते हैं तो हमारा नुकसान ज़्यादा होगा। तो इसलिए एक यंगेस्ट टीम, कुछ पुराने जवान, उनका पूरा मिश्रण करके एक टुकड़ी बनी घातक प्लाटून। तो उसी समय हमारे कमीशन होकर के आए थे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उसको उस टीम की जो है कमान सौंप दी गई। तो हमें 4-5 दिन का रिहर्सल का समय मिला कि आप किस प्रकार से अपने टास्क को पूरा करेंगे, इसकी जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आखिरकार हमें चढ़ने का आदेश मिल चुका कि आप लोग उस दिन टाइगर हिल के लिए मार्च करें। टाइगर हिल की ऊंचाई थी 16,500 फीट। वहां पहुंचने के लिए योगेंद्र यादव की घातक टुकड़ी पूरी रात चलती रही। दिन चढ़ते ही वे पत्थरों की आड़ में छिप गए। रात होते ही फिर उन्होंने चढ़ाई शुरू की और टाइगर हिल के नजदीक तक पहुंचे। वहां से टाइगर हिल की अब दूरी रह गई थी लगभग 50 फीट की, पर तब तक वे दुश्मन की जद में आ चुके थे। जैसे ही आवाज सुनाई दी सीधा मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंका उसने। तभी
क्योंकि हमारी LMG बिल्कुल साइलेंस होगी, उसकी बैरल डैमेज होगी, अभी दूसरी बैरल उसके ऊपर जो है लगा रही थी, तब तक एक स्नाइपर थी हमारे पास। तो स्नाइपर को उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया, तो 3 तरफ से उसके ऊपर फायर आ रहा था। एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था गनीडे अनंतराम, जो हम रूममेट थे ट्रेनिंग के। तो हमको एकदम से प्लेटून हवलदार ने बोला कि यार तुम दौड़ करके उसके पास जाओ। जैसे मैं वहाँ से हरकत किया तो उनको मेरा मूवमेंट दिखाई दिया कि हाँ यहाँ से कोई बंदा यहाँ से गया है। सीधा जैसे उसी मूवमेंट के ऊपर फिर उन्होंने ग्रेनेड फेंका। तो ग्रेनेड का जब एक टुकड़ा आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा, तो जैसे मैं खड़ा था खड़े के खड़े नीचे गिर गया। मुझे ये आभास हुआ कि यार घुटने से पैर कट गया। कुछ देर के बाद एकदम से मैंने ऐसे हाथ मारा तो मगर नहीं, पैर तो है। तभी फर्स्ट एड कर ही रहा था कि एक और ग्रेनेड का टुकड़ा आया, यहाँ से ये पूरा काट दिया। इसको कटने के बाद तो मेरा चेहरा बिल्कुल सुन्न हो गया। मुझे लगा कि यार आंखें नहीं हैं अभी, क्योंकि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। और जब आंखें खुली तो देखा ऊपर से नीचे तक लहू लुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। फिर भी मैं आगे बढ़ा, अपने उस साथी के पास गया जिस साथी के लिए मुझे भेजा गया था। तो मैं पहाड़ी से ऐसे पीठ लगा करके ठीक हम आमने सामने बैठे हुए थे। प्लेटून हवलदार को बोला, सर दोनों बंदों की गोली लगी है, कैसे हैं? दोनों के दोनों सब शहीद हो गए। बस इतना ही मैं बोल पाया। तभी आकर के इस तरह से हमको घेर लिया। और वो एक ऐसा पल, ऐसा मंजर कि एक ही पल के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। जिन साथियों से एक पल पहले मैं बात कर रहा था, अभी कोई नहीं बात करने वाला। उनको भी लगा कि यार इनमें सब ये मारे जा चुके हैं। तो उनके कमांडर ने बोला, इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो आकर के एक एक को गोलियां मारने लगे। तो एक डेड बॉडी मेरे ठीक सामने थी, एक मेरी बगल में थी मेरे साथी की। मैं इस तरह से पड़ा हुआ था, तो बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं हुआ था कि उनको देख ना सकूं, उनको सुन ना सकूं। देख सकता था, सुन सकता था। मैं इस तरह से पड़ा हुआ चुपचाप पड़ा था अपना आप। उसने आकर के फर्स्ट में यहाँ पर मारी मेरे गोलियाँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से धुआं निकल रहा है। फिर उसने जांग में मारी, फिर नीचे पैर में मारी, 3 जगह गोली मारी। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। जब वो गोली मार करके चला गया तो जब एक विश्वास पैदा किया अपने दिल के अंदर कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूँगा और मैं जिंदा भी रहूँगा। तभी उनको तो यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर उनके कमांडर ने, जो पाकिस्तान का एक था, उनका कमांडर था, उन्होंने हमारे एक नीचे पोस्ट था, MMG पोस्ट, उन्होंने उनका बेस कैंप था टाइगर हिल की बगल में, मस्को वैली था। उसको मैसेज दिया कि यार नीचे जो हिंदुस्तान का MMG पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। जब ये आवाज़ मेरे कानों तक लगी तो मुझे लगा यार आज तो मेरी पूरी टुकड़ी ख़त्म हो जाएगी। ऊपर इनका पोस्ट है, नीचे अगर इन्होंने हमला कर दिया, बीच वाले मेरे साथी कहाँ जाएंगे? तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। फिर लास्ट में उनके कमांडर ने बोला इनकी वेपन उठा लो। तो उनके एक जवान आया, दोबारा से जो है गोली मार रहा है, दूसरा वेपन उठा रहा है। फिर उसने वेपन जब उठाया तो यहाँ मेरी AK-47 ऐसे पड़ी हुई थी। उठा करके जब वापस मुड़ा तो मुझे अनकॉन्शियस हो गया था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं जिंदा भी हूँ। लेकिन जब उसका पैर मेरे पैर से शायद टकराया तो मुझे एकदम से लगा यार मैं तो जिंदा हूँ। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा था, मैंने अपने धीरे से अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। उसने पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया। ग्रेनेड की फटते ही जो पाकिस्तान के दूसरे जवान थे उनमें एकदम से खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से फौज आ गई है। वो एक मौका था मेरे पास कि मैं अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए कुछ विशेष कर गुजर जाऊँ। मैं तुरंत उसकी राइफ़ल को उठाने की कोशिश करी, क्योंकि उसका पूरा सर उड़ गया और हमारे ऊपर आकर के गिरा पाकिस्तान का वो जवान। मैं उसकी राइफ़ल को ऐसे पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं, क्योंकि इस हाथ की हड्डी निकल के पूरी बाहर हो गई थी। एक हाथ से राइफ़ल को उठाया, वहाँ से फिर एकदम से उनके ऊपर फायर खोला। 3-4 बंदे और उनके मारे गए। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से। जब 3-4 जगह से फायरिंग किया तो उनको लगा कि यार हाँ, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। फिर उनके हौसले परस्त हो गए, वो पैर उखड़ गए उनके और वहाँ से उनको भगा दिया। अनंत कहानियां हैं, अनंत कथाएं हैं हमारे भारतीय वीर सैनिकों की, जिन्होंने अपने अद्भुत साहस और शौर्य से अंततः
टाइगर हिल पर अपना तिरंगा फहराया। वो दिन था 26 जुलाई का, वही 26 जुलाई जिसे अब हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और अपने शहीदों को, वीर सैनिकों को याद करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। करगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। मैं चाहूंगा कि आप करगिल की रोमांचित कर देने वाली गाथा जरूर पढ़ें। करगिल के वीरों को हम सब नमन करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेन्द्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर